वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 10 और इसमें हमने लास्ट टाइम फंक्शन पढ़ लिए थे, किस तरह से ब्रीथिंग होती है, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। फिर हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज होती है ह्यूमंस के अंदर किन किन तरीके से होती है, रेस्पिरेशन के ज़रिए होती है। रेस्पिरेशन को हमने किस किस में डिवाइड किया था, दो में डिवाइड किया था, द एयर पैसेज वे, सेकंड क्या था, द लंग्स। अब आगे हम पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन जो होती है वो ब्रीथिंग के ज़रिए होती है। ब्रीथिंग होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। अब वो क्या है मैकेनिज़्म ब्रीथिंग का, किस तरह से ब्रीथिंग होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या चीज़ें मदद करती हैं ब्रीथ आउट करने में। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे फर्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। फेज़ कहते हैं हिस्सों को, कितने हिस्सों में ब्रीथिंग को हम कर देते हैं, कितने आगे पार्ट्स आते हैं ब्रीथिंग के कि हमने पहले ब्रीथ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाद में हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे ताकि हम सांस अंदर लेके जा सकें, सांस को खारिज कर सकें। द फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो उनको ब्रीथ आउट कर, जो उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कर सके। एक ऑर्गन नहीं होता उनके अंदर, उसके जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं उन सब को खुद से गैसेस एक्सचेंज करनी होती है। उसमें स्टोमेटा होंगे, उसमें इनर स्पेसेस होंगे, उसमें लेंटिकल्स होंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा मूवमेंट होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। लेकिन वो मूवमेंट होती है फ़िज़िकल बेसिकली आप देखें, फ़िज़िकल का मतलब समझें तो फ़िज़िकल है, हम अगर फ़िज़िकल वर्ल्ड की तरफ चलें तो ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं और देख सकते हैं। अगर अब आप देखें कि फ़िज़िकल मूवमेंट हमारी फ़िज़ीक की मूवमेंट से, हमारे अपने किसी भी हिस्से की मूवमेंट से जो प्रोसेस होगा, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा, उसे हम कह देंगे ब्रीथिंग। हम नाक से सांस लेते हैं, हम मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेने के लिए हम मुंह को खोलते हैं, उसके बाद सांस अंदर जाता है। हमारे लंग्स क्या काम करते हैं सांस को अंदर लेकर आने के लिए। हमारी बॉडी की भी चेंजेस होती हैं, बॉडी की मूवमेंट भी होती है। वो सब मूवमेंट वो फ़िज़िकल मूवमेंट में आ जाती है और उसके ज़रिए हमारे जो गैसेस एक्सचेंज होती है ह्यूमन्स के अंदर, उसे हम कह देते हैं ब्रीथिंग। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की दो फेजेस यहाँ पर बयान की गई हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, इन मीन्स अंदर लेकर जाना, एक्स मीन एग्जिट कह देते हैं हम, तो बाहर भेजना। इनहेलेशन बेसिकली कहते हैं सांस को अंदर, जिस्म के अंदर लेके जाना, और एक्सहेलेशन कह देते हैं सांस को जिस्म से बाहर निकाल देना। तो अब आगे है हमारे पास इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन का जो सेकंड वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है इंस्पायरेशन या ब्रीथ इन। तो वो किस तरह से होगी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब आर रेज्ड। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के वक्त क्या होगा, जो हमारे रिब के मसल्स थे, हमने पढ़ा था कि रिब के मसल्स होते हैं जो रिब केज के दरमियान में होते हैं, स्केलेटल मसल्स वैसे तो हम उसे कह देंगे। तो वो जो मसल्स होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे एंड रिब आर रेज्ड। जो रिब होंगी, रेज कह देते हैं ऊपर को जाना, उभरना। तो जो रिब होगी वो ऊपर की तरफ को जाएगी, रेज्ड हो जाएगी। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड इज़ लोअर्ड। जो गुंबद नुमा शक्ल का जो डायफ्राम है हमारे जिस्म के अंदर, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, एंड इज़ लोअर्ड, और वो नीचे को चला जाएगा। जो रिब थे, रिब के मसल्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो कंट्रैक्ट हुए और वो ऊपर की तरफ रेज हो गए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो डायाफ्राम था, हमने पढ़ा था डायाफ्राम की जगह कहाँ थी, वो बिल्कुल लंग्स के नीचे थे। वो एक गुंबद की तरह के, गुंबद देखा है, गुंबद बिल्कुल ऐसे गोलाई में होते हैं, यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड जो शक्ल थी डायाफ्राम की हमारे लंग्स के नीचे, वो क्या हुआ, वो कंट्रैक्ट हुआ और वो नीचे को चले गए।
दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। हमने थोरेसिक कैविटी भी पढ़ा था, ये चेस्ट कैविटी जो है कि हमारे पास थोरेसिक कैविटी है। तो ये जो एरिया था थोरेसिक कैविटी का, जिसके अंदर हमारा रिब केज था, हमारा डायफ्राम है, जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट है, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स, तो जो लंग्स होंगे उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। हमें पता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। जब भी किसी चीज़ की हम एरिया बढ़ा देते हैं तो उसके ऊपर जो दबाव होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह से जो रिब के मसल्स थे वो जब कंट्रैक्ट होंगे और वो रिब को रेस्ड अप कर देंगे, ऊपर को कर देंगे, और जो नीचे डायफ्राम है, डॉम शेप्ड शक्ल है, वो कंट्रैक्ट होगी और वो नीचे को चले जाएगी, तो जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो जो प्रेशर आ रहा था लंग्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। एज द रिज़ल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीज्ड। एक्सपैंड कहते हैं फैलना, खुलना। जो लंग्स होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे, खुल जाएंगे। द एयर प्रेशर, जो एयर का प्रेशर होगा विद इन दैम, उन लंग्स के अंदर, आल्सो डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। तो जो एयर के बाहर थी, जो एयर बाहर थी हमारे लंग्स के अंदर अभी एंटर नहीं हुई थी, तो जो एयर जब हम सांस लेकर जब एयर को अंदर की तरफ लेके जा रहे थे, तो जब जैसे ही हमारा जो लंग्स का प्रेशर वो कम हो गया और जो लंग्स थे वो एक्सपैंड हो गए, तो क्या होगा, जो एयर होगी वो अंदर की तरफ जाएगी, जल्दी से अंदर की तरफ जाएगी, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ताकि जो प्रेशर होगा बाहर की तरफ एयर का और हमारे लंग्स के अंदर एयर का वो इक्वल हो जाए। अगर एरिया ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर जो उस वक़्त किसी भी चीज़ का होता है वो कम हो जाता है, तो हमें उसको इक्वल करना पड़ता है। जब इक्वल करना होता है तो उसको उसके अंदर और प्रेशर हमें ऐड करना पड़ता है। तो वो प्रेशर एयर का कहाँ से आएगा, जब हम बाहर से सांस लेंगे, हम बाहर से हवा को अंदर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो प्रेशर होगा एयर लंग्स के अंदर, तो वो इक्वल हो जाएगा, ताकि जो बाहर की तरफ अब एयर है और हमारे लंग्स के अंदर जो एयर है वो इक्वल हो जाए, उनका प्रेशर जो है वो बराबर आ जाए। जैसे आगे आप डायग्राम में देखें, इन्हेलेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। एयर इनहेल्ड होती है, मतलब एयर को जब हम अंदर लेके जाते हैं, रिब केज एक्सपैंड एज रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर आपको रिब के अंदर मसल्स दिख रहे होंगे, तो मसल्स जो होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। एज रिब, जैसे ही एक्सपैंड कहेंगे वो फैल जाएंगे, जैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ को वो चले जाएंगे, रेज्ड हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अंदर लंग्स हमें शो हो रहे हैं, लंग्स जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो लंग्स भी एक्सपैंड होते जाएंगे, लंग्स खुलते जाएंगे। और जो डायाफ्राम है, अब आप नीचे देखें, वो बिल्कुल यू शेप, डोम शेप नज़र आ रहा है, इसे डायाफ्राम कहेंगे। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउन, तो डायाफ्राम वो नीचे की तरफ मूव करेगा। डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब रिब केज के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ जाएंगे, रेज्ड अप हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ था कि वॉल्यूम हमारे जो लंग्स का था, जो एरिया था वो बढ़ गया था, और जो प्रेशर था एयर का लंग्स के अंदर वो कम हो गया था। उस लंग्स के प्रेशर को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया था, जो हमारे बाहर से हवा आ रही थी उसे हमने अंदर आने दिया लंग्स में। तो जो बाहर जो हमारे एयर का प्रेशर था और लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर कम हुआ था वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन इज़ द सेकेंड वर्ड ऑफ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन ही एक्सपायरेशन है, मतलब हवा को बाहर निकालना, ब्रीथ आउट करना। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज, जब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगी, हमने ये पढ़ा था कि हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई होते हैं। वो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, जहाँ पर हम ब्लड ऑक्सीजन को दे देते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज थी जो ह्यूमंस के लिए ज़रूरी थी, उनकी बॉडी को जो ज़रूरत थी ऑक्सीजन की हमने उसे दे दी, और जो बॉडी को ज़रूरत नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड की वो वहाँ से ले ली। अब जो ये सब प्रोसेस हो गया, एक्सचेंज हो गई, लेना देना हो गया, तो अब वो जो हवा है, जो लंग्स के अंदर एयर है, उसे बाहर निकालना है।
कैसे निकालेंगे? द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सलेशन। जो इम्प्योर एयर होगी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी उस एयर की, जिसके अंदर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है ज़्यादा होगी, तो हमें उस एयर की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने उसे एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल कहते हैं बाहर को निकाल देना, हम उसे बाहर निकाल देंगे किसके ज़रिए से? एक्सलेशन के ज़रिए। द रिब मसल रिलैक्स, ब्रिंग द रिब बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था लंग्स के स्ट्रक्चर में कि जो लंग्स हैं वो इलास्टिक हैं और स्पॉन्जी हैं। स्पॉन्जी भी मैंने बताया था कि उसे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसे जितना भी अपने हाथ में पकड़ कर दबा लो, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। वक्ती तौर पे वो छोटे होंगे लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। इलास्टिसिटी वो थी कि हम उसे जितना भी खींच लें, जितना भी बड़ा करते जाएं, जब उसे छोड़ेंगे, जब उसे उसकी वापस जगह पर पहुंचाएगी, तो वो उतना ही रहेगा, उससे ना छोटा हो जाएगा ना बड़ा हो जाएगा। तो यही हमारे लंग्स की और रिब मसल्स का फंक्शन है कि वो इसी तरह से काम करते हैं, स्पॉन्जी भी हैं और इलास्टिक भी हैं। जब रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, जब जैसे हम उसे बिल्कुल उसकी वापस हालत की तरफ भेजना चाहेंगे, तो वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाएंगे जैसे वो थे। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा जब हमने सांस लिया तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे रिब मसल, तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटे ही रह जाएंगे। और अगर वो रेस किए गए थे, इलास्टिसिटी उसमें देखी कि उसे खींचा गया था, तो वो लंबे ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इज रेज्ड डॉम शेप। पहले वो क्या हो गया था, डायफ्राम में हमने पढ़ा था कि डायफ्राम जब उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो नीचे को चला गया था। जब नीचे को चला गया था तो फिर अंदर जगह बढ़ गई थी, एरिया बढ़ गया था। लेकिन जब वहाँ वापस हमने हवा को बाहर निकालना है तो क्या होगा, जो डायफ्राम होगा वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और वो वापस अपनी डोम शेप में वापस आ जाएगा, वापस वैसे ही गुंबद शेप में आ जाएगा। पहले यू था, यू में ही था, वो यू से ए नहीं बन गया था, यू से किसी और शेप में नहीं चला गया था, वो वैसी ही शक्ल में था, लेकिन वो नीचे को हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने हवा को बाहर निकालना है, हमने एयर को बाहर निकालना है, तो हम जो रेज जो नीचे को गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा डायफ्राम था, उसे वापस हम उसे रिलैक्स करेंगे और वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और वो अपनी वापस उसी डॉम शेप में आ जाएगा। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। ये जो प्रोसेस हुआ अभी, क्या हुआ कि जो रिब केज था, रिब के मसल्स थे, वो वापस अपनी जगह पर आगे रिलैक्स हो गए। दूसरी तरफ जो डायफ्राम था वो भी वापस अपनी जगह पर आ गया, रिलैक्स हो गया, उसने वापस अपनी वही डोम शेप बरकरार कर ली। तो अब जो स्पेस थी, जो एरिया था चेस्ट कैविटी का, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, तो अब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एरिया और प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिंक है, ये दोनों आपस में मुख्तलिफ चलते हैं। मतलब एक आगे को जाएगा तो दूसरा पीछे को जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही एरिया कम हुआ, डॉम शेप जो डायफ्राम था वो वापस अपनी जगह पर आया और रिब के केज के जो मसल्स थे वो वापस अपनी ही जगह पर आ गए। तो जो उसके एरिया था, जो थोरेसिक कैविटी का एरिया था, वो कम हो गया। जब वो कम होगा तो जो उसके अंदर एयर प्रेशर था, लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर था वो ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखें क्या होता है, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम। तो जो लंग्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब पहले पढ़ा था हमने कि इन्हेलेशन में लंग्स जो थे वो एक्सपैंड हो गए थे, फैल गए थे, इसीलिए जो बाहर से हवा थी वो अंदर आ गई लंग्स के अंदर। लेकिन अब जब प्रेशर बढ़ गया है, एरिया कम हो गया है, तो जो लंग्स के अंदर हवा है उसे बाहर निकाल देंगे लंग्स की कंट्रैक्शन से। लंग्स कंट्रैक्ट होंगे और जो एयर होगी वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। जैसे नेक्स्ट आप यहाँ डायग्राम में देखें, एक्सलेशन का प्रोसेस है, एयर एक्सपेल्ड हो रही है, एयर बाहर जा रही है। तो क्या हो रहा है, रिब केज एक्सपैंड एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जब रिब मसल्स को वापस अपनी जगह पर आएंगे तो जो रिब केज था वो उसी अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, फैल जाएगा। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो छोटा हो गया था, ऊपर को चढ़ गया था, लेकिन अब क्या होगा, वो वापस अपनी ही जगह पर आ जाएगा, वो फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। दूसरी तरफ लंग्स हैं और आगे देखें आप, डायफ्राम है, डायफ्राम रिलैक्स मूव अप। अब वो रिलैक्स हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो नीचे को आ गया था, उसकी शक्ल में कुछ चेंज होगा, और उसकी शक्ल
नीचे को आ जाएगी, लेकिन वो रहेगी डोम शेप ही। लेकिन जब वो रिलैक्स हो गया है तो वो ऊपर की तरफ चले जाएगी और वो उसी शक्ल में वापस आ जाएगी। तो जो क्या होगा अब आगे, डायफ्राम भी ऊपर को चला गया और जो रिब केज था वो भी अपनी जगह पर वापस आ गया। तो जो वहाँ का एरिया था वो कम हो गया। जब एरिया कम हुआ तो क्या होगा, अब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो जो लंग्स के अंदर जो एयर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि हम लंग्स के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर मेंटेन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आप देखें, आप किसी बैलून को लें, बैलून के अंदर हवा डालें, हवा भरें, तो आप जब उसे बाहर से दबाएंगे तो आपकी हवा वो उसके जो मुंह होगा, जो उसका खुली हुई जगह होगी, वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो एयर बाहर निकलना शुरू कर देगी। जब एयर बाहर जाएगी तो फिर हम इसी तरीके से जो हमारे पास हवा थी हमारे लंग्स के अंदर वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, एक्सलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी टाइम्स वी ब्रीथ इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर हम कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। ह्यूमन्स ब्रीथ 16 to 20 टाइम पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। नॉर्मल कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 16 से 20 दफ़ा 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेशन सेंटर इन द ब्रेन। अब जो रेट है इस ब्रीथिंग का, ये 16 से 20 दफ़ा ही रहना है। ये कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। कहाँ पर कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन सेंटर पे जो ब्रेन में है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये रेस्पिरेशन सेंटर तब काम करता है जब कंसनट्रेशन, मिकदार ज़्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसे हमने अपने जिस्म से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वो हमने पढ़ लिया कि एक्सहेलेशन के ज़रिए बाहर निकालेंगे। तो किसको पता चलेगा सबसे पहले कि जी हमारे जिस्म के अंदर को जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, अब हमें इसे बाहर निकालना है। वो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो बताएगा, क्योंकि वो उसी वक्त वर्कआउट करेगा जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड फिज़िकल वर्क वाई द ब्रीथिंग रेट इज़ इंक्रीज। जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड फिज़िकल वर्क करते हैं, कोई हार्ड काम, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे जिस्म के किसी हिस्से की मूवमेंट से हो, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो जाता है, वो क्यों बढ़ जाता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। हमारे जो मसल्स होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अब हमने सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक पे जब हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बाद वो एटीपी बनाते हैं। तो जब हर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी वो बढ़ जाएगी, उसका रेट बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पढ़ा था हमने कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जब कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, तो उसके बदले में उसके बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे जैसे हम उसे सेलुलर रेस्पिरेशन से हम एटीपी तो लेते रहे, एनर्जी तो लेते रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिलती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। जब हमें एक्सरसाइज में हमारे मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होगी, एटीपी की ज़रूरत होगी, तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो क्या है, एटीपी, एनर्जी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है। द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर टू ब्रेन। अब वो स्टिमुलेट करेगी, अब वो मैसेज भेजेगी, अब वो कंसनट्रेशन जब बढ़ेगी तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, वहाँ तक मैसेज जाएगा कि जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई है। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब मसल। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होगा वो जल्दी से मैसेज भेजेगा रिब मसल को, एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग।
मसल ने ही मूव करना है, हमारे डायफ्राम ने ही मूव करना है, जिसकी वजह से एक्सलेशन होनी है, इनहेलेशन होनी है। सांस ने अंदर आना है, ब्रीथ इन होना है, सांस ने बाहर जाना है, ब्रीथ आउट होना है। ये किसकी मतलब मूवमेंट से होगा? हमारे रिब केज की मूवमेंट से और हमारे डायफ्राम की मूवमेंट से। तो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो फ़ौरन से मैसेज किसको भेजेगा? मसल को, कि वो कंट्रैक्ट हों और वो फिर अपनी जगह से ऊपर रेज्ड अप हो जाए। डायफ्राम को वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वो अपनी जगह से नीचे को आ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और जब ऑक्सीजन अंदर आएगी हम ऑक्सीजन ले लेंगे उससे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। जब वो गैस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? डायफ्राम वापस ऊपर चला जाएगा और जो रिब केज होगा वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और एरिया कम हो जाएगा, लंग्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जिस्म से, हमारे लंग्स से बाहर चले जाएगी। सो दैट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। तो इसी के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड के अंदर वो हमारी बॉडी से निकाल दी जाएगी। यहाँ आगे देखें तो ब्रेन के यहाँ पर आगे पार्ट्स बताए हुए हैं, पोन्स और मेड्यूला। यहाँ पर पोन्स और मेड्यूला जो है ये रेस्पिरेटरी मसल्स को मैसेज भेजेंगे। ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, यहाँ से मसल्स को मैसेज भेजा जाएगा, रिब केज को मैसेज भेजा जाएगा और डायफ्राम को मैसेज भेजा जाएगा कि वो कंट्रैक्ट हो जाएं और हवा को अंदर आने दें, और इसी तरह से जब बाहर निकालनी है हवा तो वो रिलैक्स हो जाएं और हवा को बाहर जाने दें। ये पूरी मूवमेंट थी, ब्रीथिंग का पूरा प्रोसेस था कि कैसे ब्रीथ आउट हम करते हैं, कैसे ब्रीथ इन हम करते हैं, इनहेलेशन कैसे होती है, एक्सहेलेशन कैसे होती है, कौन सी मूवमेंट होती है जिससे हमारे जिस्म के अंदर हवा आती है और कौन सी मूवमेंट होती है जिससे हमारे जिस्म से बाहर हवा चले जाती है, और क्यों जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 30 तक पहुंच जाते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। जहां हम 16 से 20 के दरमियान में हम 1 मिनट के अंदर सांस ले रहे थे, वहाँ हम 30 तक हम सांस लेने लग जाते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। ये आपका ब्रीथिंग का प्रोसेस था और इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ की, किसी और क्वेश्चन की या किसी और टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी और मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।